Hello everyone, welcome back to Lex Simplified. Today we are discussing the provisions on freedom of trade, commerce and intercourse within the territory of India. The topic is dealt under Articles 301 to 307, Part 13 of the Indian Constitution. Before we delve deeper into the concept, let us quickly understand the important terms. So the first important term being trade. ट्रेड का सिंपल मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। अगर आप में से कोई भी स्टॉक मार्केट के बारे में या शेयर बाजार के बारे में जानकारी रखता है, तो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं हम बोलते हैं कि हम ट्रेड कर रहे हैं, राइट? तो ट्रेड इज सिंपली बाइंग एंड सेलिंग। व्हेन वी डिस्कस द टर्म कॉमर्स, कॉमर्स का सिंपल मतलब होता है कि मैं कौन से फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ ट्रेड करने के लिए। इज इट बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय लैंड, वाटर और एयर, ठीक है? और इंटरकोर्स का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ मूविंग ऑन, आई होप यहाँ तक का क्लियर है। अगर नहीं है, पॉज द वीडियो, थोड़ा रिवाइंड करिए, वापस से देखिए एंड देन कम बैक। इंटरस्टेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में हो रहा है, एंड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ कोई गुड्स महाराष्ट्र से अहमदाबाद आ रहा है, महाराष्ट्र से गुजरात आ रहा है या गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा है, तो दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इंटर स्टेट। अब जबकि वही ट्रांजैक्शन अगर अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच में हो रहा है, तो सेम स्टेट के लॉज अप्लाई होंगे, तो हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोविजंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले कि हमारा जो नेशनल इकोनॉमिक फैब्रिक है उसको मेंटेन करना, साथ ही साथ कोई भी अगर लोकल बैरियर्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करते हुए बिटवीन द स्टेट्स, तो उन्हें रिमूव करना, और एक हमारी कंट्री को एज अ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट प्रेजेंट करना और उसे गवर्न करना, ठीक है? विद द ओनली व्यू कि हम फ्री फ्लो ऑफ स्ट्रीम ऑफ ट्रेड कॉमर्स थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया को एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है? ताकि कॉमर्स और ट्रेड उतने ही ज्यादा बढ़े। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया, पार्ट 13 के अंदर आर्टिकल 301 से लेके 307 के अंदर सारे ही एस्पेक्ट्स के बारे में बात की गई है। अब आप जानते होंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तो रिटन फॉर्मेट में है और लेंथीएस्ट है, ठीक है? और बहुत सारे अलग अलग अदर कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए भी गए हैं। अब जब मैं बात करती हूँ आपके आर्टिकल 301 के बारे में या कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड कॉमर्स के बारे में, तो जो आर्टिकल 92 है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर से ये मॉडल किया गया है, ठीक है? अब जो आर्टिकल 92 है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत नैरो है क्योंकि वो खाली एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है। हाउएवर जब आप आर्टिकल 301 को देखेंगे, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, governing all the aspects of trade including commerce, intercourse, everything. Also it says that it nowhere mentions about the restrictions, your article 92, right? तो कोर्ट को जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोर्ट को रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं। However, when it comes to article 301 and all the provision in general, you know that the provisions do have the scope of restrictions to be laid, so it is not absolute in nature, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। What is the difference between Article 19(1)(g) and Article 301? तो Article 19(1)(g) आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है? जो आपको आपका बिजनेस कैरी करने के लिए, आपका प्रोफेशन प्रोफेस करने के लिए या ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू करने के लिए फंडामेंटल राइट देता है। हाउएवर आपका जो आर्टिकल 301 है वो है स्टैट्यूटरी राइट, ठीक है? तो आपका 19(1)(g) आपको तभी मिलेगा जब आप इंडियन सिटीजन हैं। हाउएवर आर्टिकल 301
anyone can invoke or anyone can request for its enforcement, right? Even if you're not the citizen of India. Now here I have mentioned all the bare provision. We'll quickly go through each of them so that you understand how is it mentioned in the provisions as well. Article 301, subject to the other provisions of this part. And when I say this part, it is mentioning from 302 to 307. Trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. ठीक है? फ्री का मतलब एब्सोल्युटली फ्री नहीं, ठीक है? क्योंकि 302 बोलता है कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है? सो इट इज नॉट फ्री माने एब्सोल्युटली फ्री नहीं. Article 302, Parliament may by law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one state and another or within any part of the territory of India as may be required in the public interest. So the reason is also mentioned and reasonable restriction can be levied is also mentioned. Sorry, imposed, right? So the rights that are mentioned in this chapter, right? And in this part, you will see that it is not absolute. अब यहाँ पर जो भी है आर्टिकल 303 सिंपल वे में ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता जो दो स्टेट के बीच में प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड करे, प्रेफरेंस दे या उसको डिस्क्रिमिनेट करे, ठीक है? By the virtue of any entry related to trade and commerce in any of the list in the 7th schedule. ठीक है? कि 7th schedule में आपको पता है 3 लिस्ट दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. By the virtue of any entry आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते, इधर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, कि जो या तो डिस्क्रिमिनेट करता है एक स्टेट को दूसरे से या तो प्रेफरेंस ऑर्डर देता है. However, अगर स्कैरसिटी ऑफ गुड्स है एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया में, तो ऐसा कुछ लॉ बनाया जा सकता है टू प्रिवेंट to overcome the scarcity, but this being the only reason that something like this has to be done. 304 में ये बोलते हैं, और ये मैं बहुत सिंपल में बता रही हूँ क्योंकि बहुत इन डिटेल लिखा हुआ है, कि आर्टिकल 301 में और 303 में जो भी मेंशन किया गया है वो स्टेट लेजिस्लेचर को स्टेट लेजिस्लेचर इम्पोज कर सकता है इफ रिक्वायर्ड कोई भी टैक्स, राइट, या यूनियन भी सिमिलर गुड्स जो बाहर के स्टेट से लाए गए हैं. पढ़ते हैं, देखिए. इम्पोज ऑन गुड्स, सो द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ impose on goods imported from other states or union territories any tax to which similar goods manufactured or produced in that state are subject. ठीक है? So, however, as not to discriminate between goods so imported or goods so manufactured or produced. मतलब यहाँ मान लीजिए गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ. गुजरात में जो गुड्स बने हैं, प्रोड्यूस हुए, मैन्युफैक्चर हुए हैं, they are subjected to certain taxes, right? I being the state legislature, I can impose the same on the goods that I am importing from the state of Maharashtra. However, this should not be because of the discrimination that I want to make between the goods manufactured or produced in the state of Maharashtra or in Gujarat. Okay. Also, the state legislature can impose such reasonable restrictions on freedom of trade, commerce, or intercourse with or within the state as may be required in public interest. हमने 302 में भी देखा था, राइट? अब ऐसा कुछ भी अगर आपको करना हो तो कोई भी बिल या अमेंडमेंट विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस या मूव नहीं किया जाना चाहिए लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में. ठीक है?
मूविंग टू योर आर्टिकल 305, जो ये बोलता है कि ये जो भी सारे प्रोविजंस हैं shall not affect any law in force, you know, except in so far as the president may order otherwise direct. ये किसी भी लॉ को अफेक्ट नहीं करता है अनलेस प्रेसिडेंट का ऑर्डर ऐसा कुछ डायरेक्ट करे तो, ठीक है। Also, nothing in Article 301 shall affect the operation of any law made before the commencement of Constitution 4th Amendment Act 1955. मतलब अब 4th अमेंडमेंट से पहले जो भी ऐसे एग्जिस्टिंग लॉज है उसको भी, उसकी ऑपरेशन को भी अफेक्ट नहीं करता। इन सो फार एज, कौन से रिगार्ड में, कौन से कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ बताया गया है इन सो फार एज इट रिलेट्स टू और प्रिवेंट पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रिलेटेड टू any such matter as is referred to in subclause 2 of clause 6 of article 9, ठीक है। तो ये लॉज जो हैं, ये प्रोविजंस जो हैं आर्टिकल 301 से लेके 307 तक, वो कौन से लॉज को अफेक्ट नहीं करेंगे ये बताया गया है आपकी 305 के अंदर। 307 में बोलता है पार्लियामेंट में बाय लॉ appoint such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of articles 301, 302, 303 and 304 and confer on authority so appointed such powers and such duties as it thinks necessary, ठीक है। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो कोई अथॉरिटी भी पार्लियामेंट अपॉइंट कर सकते हैं और उनको वैसे पावर्स या फंक्शंस दिए जा सकते हैं जो उस कॉन्टेक्स्ट में वैसी जरूरत हो, जैसी जरूरत हो। Now coming to the important case laws. While you're discussing with the provisions of trade, commerce and intercourse within the territory of India, it is very important that you mention Athiabari Tea Company versus State of Assam and Automobile Transport Limited versus State of Rajasthan. अब आतियाबारी में क्या हुआ कि वैलिडिटी ऑफ आसाम टैक्सेशन जो गुड्स कैरीड बाय रोड्स और इनलैंड वाटरवेज एक्ट ऑफ 1954 था, वो चैलेंज हुई थी ऑन द ग्राउंड कि इट वायोलेटेड द आर्टिकल 301 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, जो आतियाबारी टी कंपनी है वो टी एक्सपोर्ट कर रही थी कलकत्ता में वाया द रूट ऑफ आसाम एंड टैक्सेस वर बीइंग लेविड। नाउ दिस वाज ब्रॉट to Supreme Court's notice by this case, and it was held that yes, it directly imposes the tax and thus restricts the flow of the transaction, the way the trade happens, and thus the act is void, right? So this is what it was held. The next case being Automobile Transport Limited versus State of Rajasthan. अब इसमें क्या हुआ कि जो भी vehicles स्टेट ऑफ राजस्थान में या तो यूज किए जा रहे थे या रखे जा रहे थे, उस पर चार्जेस लेवी किए जा रहे थे। तो क्वेश्चन आया कि ये तो it is not allowing us to maintain the trade commerce को ये हैम्पर कर रहा है, and the court took a stance कि ये compensatory हो, कहीं से तो revenue generate करेगा। तो this is I would say, sorry, yeah, this is imposing compensatory taxes. So this is not restricting, it is compensatory in nature. Also, इस केस में जस्टिस सिन्हा ने dissenting opinion दिया था. So I would like you all to go and check and let me know. In Athiabari Tea Company, Justice Sinha gave a dissenting opinion. So go back and tell me what it is there in the comment section, and I'll be waiting to see if you all read it or not. Okay. Now, based on this, there are certain aspects that you can derive. Okay. I have referred to Dr. J.N. Pandey's Constitutional Law of India for this topic. So in case if you want to see, you can go and read it. So first of all, it being Article 301 assures freedom of interstate as well as intrastate trade, commerce and intercourse, right? That is what we've discussed.
Trade, commerce, and intercourse have the widest connotation and takes in the movement of goods and persons. The freedom from laws conferred by legislative entries relating to trade and commerce or production, but also to all laws including tax laws. मतलब यहाँ पर जब मैं फ्रीडम ऑफ लॉज की बात करती हूँ तो वो सारे ही लेजिस्लेटिव एंट्रीज के अंदर जो बनाए गए हैं रिलेटेड टू ट्रेड, कॉमर्स, सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, बट ये साथ ही साथ डील करता है आपके टैक्स लॉ के बारे में भी. अगर आपने देखा हो आतियाबारी टी की इस कंपनी में हम टैक्स लॉ के बारे में ही बात कर रहे थे, राइट? Only those laws whose direct and immediate effect to inhibit or restrict freedom of trade or commerce will violate the Article 301. Laws which are merely regulatory or which imposes purely compensatory taxes and hence intended to facilitate freedom of trade are outside the scope of Article 301. This is which case law? The case of automobile case that we discussed, right? Now, these are some of the resources. I will also share it in the pinned comment. Do not forget to see. As shared earlier, I have referred to the Constitutional Law of India by J.N. Pandey, Dr. J.N. Pandey for this. So, thank you so much. I hope this video is helpful to all of you to understand the provisions in lucid manner. Thank you so much. Bye-bye. See you next time.